और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ पीयूष सर मौजूद है। सर, जैसा कि 2023 में बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, तो उसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले जो हमारा यूनियन बजट पेश है उसके बारे में जो कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैं दे देता हूँ। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको थोड़ा आसान शब्दों में कुछ बातें पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम उसके टेक्नोलॉजी के पीछे जाएँ उससे पहले उन सब चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं 2023 का जो यूनियन बजट हमारा पेश हुआ है वो लगभग 550 बिलियन डॉलर का है। अब ये एक बड़ी चीज़ है और इसकी चर्चा लगभग देश विदेश हर जगह हो रही है। खास करके यूएस और जो चाइना है उसमें लगातार ये डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बजट है उसमें हाइक हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है। और देखिए, दो चीज़ है कि एक चीज़ जो सबसे पहले हमें समझनी होती है कि आखिर ये बजट होता क्या है। अक्सर चर्चाएं बहुत होती है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आप देखेंगे जिसमें भी डिस्कशन होगा कि बजट इतना का पेश हुआ, इतना बजट हुआ, लेकिन जो लोग हैं, जो लेमैन हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये बजट क्या होता है। तो बजट हमारा जो होता है वो एक तरीके से एक देश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पैसे हैं उसे हम खर्च कैसे करेंगे और किन किन मदों में खर्च करेंगे। तो ये उनको खर्च करने का जो तरीका होता है और जो हमारे पास पैसे होते हैं उसको कैसे हम खर्च करेंगे, उनको जनरली हम लोग बजट के रूप में जानते हैं। जो ऑफिशियल हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है उसमें भी हम लोग उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, बजट नहीं करते हैं। जो मीडिया में लोग चर्चा करते हैं वो अक्सर उसको बजट का टर्म देते हैं। अब इस पर आते हैं कि जो 550 बिलियन डॉलर का जो हमारा बजट है ये किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से इसको बांटा गया है और कैसे ये चीज़ें मतलब होती है उसको हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कि ये जो 45 लाख करोड़ है, अगर इंडियन रुपीज़ में हम इसकी बात करें तो ये पूरा बजट जो है वो 45 लाख करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात है कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स जो होते हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो 6% होगा। तो 6% ग्रोथ जो होता है वो एक हाई ग्रोथ के ये में आता है, आप उसको कह सकते हैं कैटेगरी में आता है। तो ये लगभग इंडिया जो भी वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इंडिया का प्रिडिक्ट किया गया है IMF की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम चले कि इस पर ज़्यादा खुश होने की बात भी नहीं है कि चलो हमारा 45 लाख करोड़ का जो हमारा बजट है जिसको 550 बिलियन डॉलर का बजट हम लोग कह रहे हैं, तो इसमें ऐसी बात नहीं है। यूएस का जो ले तो यूएस का जो अपना मिलिट्री का सिर्फ बजट होता है, मिलिट्री का जो बजट होता है वो 750 बिलियन डॉलर का बजट होता है। यानी हमारा जितना बजट है उससे ज़्यादा उनका सिर्फ डिफेंस का बजट होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, उनका सिर्फ डिफेंस का जो है वो 750 बिलियन डॉलर का बजट होता है। तो इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं। इवन कि चाइना का बजट भी हमसे लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास उनका बजट है। तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं उन लोगों से। अच्छी बात यह है कि हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, हमारा ग्रोथ अच्छा है। IMF भी प्रिडिक्ट कर रही है कि हम लोग बहुत स्पीड से आगे निकल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम लोग और बातों पे आते हैं। इस बार जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है वो 5.9% है पूरे बजट का। सबसे बड़ी बात है, ये समझना भी जरूरी है कि ये फिजिकल डिफिसिट होता क्या है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारी आमदनी है उस आमदनी में हमने एक खर्चे का प्लान बना लिया है। तो अगर हमारा खर्चे का जो भी प्लान है वो हमारे आमदनी से ज़्यादा अगर होता है तो वो कितना ज़्यादा है, तो उसको हम लोग फिजिकल डिफिसिट कहते हैं, जो अभी इंडिया का 5.9% है। बहुत लोग ये जान के टेंशन में आ जाएंगे कि 5.9 हमारा फिजिकल डिफिसिट यानी हमारे पास जो पैसे हैं उससे ज़्यादा तो हम खर्च कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जनरली जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ है उनके फिजिकल डिफिसिट लगभग यही 5 से 6-7% के आसपास में चलती है। ये कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये ठीक ठाक होता है। रीज़न ये डिफिसिट कैसे होता है वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब इस पे आते हैं कि अगर ये फिजिकल डिफिसिट ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली अनबैलेंस हो जाते हैं, उनकी 20%, 15 से 20%, कभी 22% भी हो जाती है। अगर हम ताज़ा एग्जाम्पल लें श्रीलंका का, तो फिजिकल डिफिसिट उनका 11% हो गया था। उसके बाद एज अ कंट्री वो
अनबैलेंस हो गई थी, पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो गई थी फाइनेंशियली, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा फिजिकल डिफिसिट जो है वो 7 से 8% के ऊपर बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। यानी हम अगर किसी से लोन ले रहे हैं तो उस लोन को चुकाने के लायक हैं या नहीं है, ये हमें तय कर लेना चाहिए। अब तीसरी बात पे हम लोग आते हैं, जिसमें कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसको हम लोग खर्च कैसे कैसे करेंगे। जैसे हमारा अगर 45 लाख करोड़ का जो हमारा बजट है, तो सरकार ने क्या प्लान किया है, कहाँ कहाँ खर्च करने की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है जो टैक्स रिबेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत लोग खुश हो रहे हैं, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लोग खुश हो रहे हैं कि एक चीज़ और है सर, जैसा कि इसमें देखा जाता है कि देश में 3 तरह के लोग रहते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट और मिडिल कास्ट। इन लोगों के लिए क्या क्या मतलब किस टाइप का बजट आया है? जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा अलग सोच होगा कि हमारे लिए ये अच्छा है, लोअर कास्ट के लिए उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है और अपर कास्ट के लिए क्या अच्छा हो सकता है। देखिए, 3 चीज़ें जो आपने बताया कि एक अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। ये बजट जो है जनरली बताया जा रहा है कि ये मिडिल क्लास का बजट है, और मिडिल क्लास का बजट इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि टैक्स देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं जो इंडिया में, उनको जो स्पेसिफाई किया जाता है उनकी इनकम 3 लाख से 14 लाख तक वैरी करती है जनरली। तो उनको टैक्स पे रिबेट दिया गया है कि अगर 7 लाख तक जो जिनकी इनकम है उनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात को टेक्निकली अगर हम लोग समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए। रीज़न क्या है? ये न्यू रिजीम में जैसे अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो 2 हमारा तरीका है उसको पे करने का, एक ओल्ड है, एक न्यू है। न्यू के अंदर में जब हम इनकम टैक्स पे करेंगे तो 7 लाख हमारी इनकम होगी तो हमें टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अगर हमने हाउस लोन लिया हुआ है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हम अप्लाई करते थे जिनके ऊपर हमको टैक्स में डिडक्शन मिलता था, छूट मिलती थी, वो सारी चीज़ें इस न्यू रिजीम में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि इसमें मिडिल क्लास को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का एक तरीके से लॉलीपॉप है, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाती है जिससे कि जनरली जो लोग हैं वो खुश हो जाएं कि चलो उनको टैक्स रिबेट मिल जाए। जो टैक्स नहीं भी भर रहे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि चलो कुछ राहत दिया गया है नागरिकों को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ खास राहत मिली है। अब जब हम आगे हम लोग खर्चे पे बात कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा देखिए खर्चे जो होते हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है हमारा जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसके ऊपर। तो अभी हमारा लगभग 20% के अराउंड जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे हमारा चला जाता है। अभी 14,22,000 करोड़ का हमारे पास लोन है जो हमने लिया है, और इससे घबराने की अगेन हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है, जितनी भी बड़ी जीडीपीज़ है, वो सब जो है वो लोन लेती है, अपने बॉन्ड्स बेचती है और उसके ऊपर लोन लेती है और उसके बाद अपना इंफ्रा वगैरह बिल्ड करती है। उस इंफ्रा पे जॉब क्रिएट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट आती है, इंडस्ट्री आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसका 20% यानी हमारा टोटल जो बजट है उसका 20% जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है, उसको भी हम लोग को समझना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 18% जो हमारा है वो स्टेट शेयर में, जैसे हम स्टेट्स को पैसा देते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए या उनको योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग जो पैसे देते हैं उसमें 18% जो है उनका शेयर होता है। तीसरा हम लोग आ जाएं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, जैसे कुछ स्कीम जो सेंटर जैसे किसानों के लिए स्कीम लाती है, कुछ युवाओं के लिए स्कीम लाती है, तो उनके पे हम लोग 9% और सेंट्रल सेक्टर के जो स्कीम होते हैं उस पर 17% का हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारा जो इस बार का जो सबसे जिस पे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है वो है डिफेंस पे हमने बजट जो है वो 13% इंक्रीज किया है। तो एक्चुअल में इस पे डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन टेक्निकली अगर इसको समझे तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है। इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कि हम कुछ रफाइल और खरीद रहे हैं या कुछ और इक्विपमेंट ला रहे हैं, हम खुद इसको ये कर रहे हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मोर इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हमारा पेंशन और सैलरीज में जा रहा है।
ठीक है। तो ये जो पेंशन और सैलरी में जो हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इसमें डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को हम लोग को समझना होगा। अब कुछ जो श्रोतागण होंगे ये भी कहेंगे कि बहुत निगेटिव टाइप की बातें आप सर कर रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं है, ये सब कुछ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सही पॉइंट है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक अच्छी बात जो हुई है, जो मुझे खास करके पसंद आई है, वो ये है कि सरकार ने एक स्टेप लिया है ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का, जो कि एक बहुत बड़ा पहल है। जो बड़े कंट्रीज हुए हैं, जो बड़े देश हुए हैं, बड़ी कंट्री हुई है, वो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है कि उनके बच्चे कैसे पढ़ें और उनको फ्री में बुक्स अवेलेबल हो, उनको फ्री में वो घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सके, उनको ज़्यादा इसमें परेशानी झेलना ना पड़े। उससे क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ और कंट्री ग्रो की है। इस बार मैंने देखा है बजट में कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया गया है और ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी बनाने पे जोर दिया गया है। और दूसरी बात, जो जहाँ पे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे फिजिकल लाइब्रेरी, जैसे पंचायत में, वार्ड में फिजिकल लाइब्रेरी बनाने पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी। दूसरी जो सबसे अच्छी बात इस बजट में हुई है, वो रेल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया गया है। यानी इंडियन रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया गया है ताकि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बिल्ड कर सके। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो जॉब्स पे जाएंगे। तो क्या होगा कि एक पैरेलल इकोनॉमी साथ में चलती है। इससे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही होता है और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी बढ़ती रहती है। तो रेलवेज को पैसा दिया गया है ताकि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़े, प्लस जो मालवाहक उनके जो रेल होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान को पहुंचा पाएँ और रेलवे को फ़ायदा हो, प्लस जो बिजनेसमैन है उनको फ़ायदा हो सके। तो इसलिए अच्छी चीज़ है। और रेलवे ने जैसे उनको ऐसा एहसास हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने वाला है इस बजट में, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वंदे मेट्रो का। वंदे मेट्रो में जनरली जो हम लोग जो काम किया जा रहा है उसके अंदर में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उसमें रेलवे जो है वो अपना मेट्रो चलाने का प्लान कर रही है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगी। यानी जैसे हम जो रेलवेज में चलते हैं तो हमारा कम पैसा लगता है, सेम चीज़ जो है वो मेट्रो जो होगी वो लो कॉस्ट मेट्रो जो है रेलवे चलाएगी, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ट्रेवल कर पाएँ, चल पाएँ, उनका समय जो है बच सके। अब हम लोग आते हैं कि तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कैपेक्स। कैपेक्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, स्कूल बिल्ड करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हैं। इस पे जो है इस बार ध्यान दिया गया है और इस पे लगभग जो है वो 33% का हाइक दिया गया है। यानी 33% बजट को इंक्रीज, इसका बजट जो है इंक्रीज किया गया है। तो ये अच्छी बात है। जनरली जो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री की जहाँ तक हम बात करें तो उनका कैपेक्स जो है वो 4 से 5% रहा है। कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से क्या होता है कि आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, जॉब्स बनते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो आप हैंडल कर सकते हो उससे। तो इसीलिए कैपेक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है वो फ्यूचर को देख के बनाया गया है, उसके हिसाब से कैपेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिया गया और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसको इंक्रीज करके 4 से 5% करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी बेसिक चीज़ है। जब तक ये मजबूत नहीं होगी, हमारे न फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे और देश उससे तरक्की करने में उनको परेशानी हो सकती है। अब एक चीज़ जो सबसे सरप्राइजिंग लगी मुझे इस बजट में वो ये है कि इसरो का बजट कट कर दिया गया है। तो 12,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया स्पेस के लिए और मुझे लगता है कि ये एक डीमोटिवेटिंग पॉइंट है किसी भी
हम लोग जैसे इंसान को जहाँ पे कि रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाएँ, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ, और मुझे लगता है कि ये स्टेप ठीक नहीं है और ये डिमोटिवेट करेगा जो यंग साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस में कुछ अपना अच्छा काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम, अगर वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे बजट को, तो डिक्रीज़ भी नहीं करना चाहिए। और इसरो हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी जो युवा के लिए ऐसे इस बजट में क्या कुछ खास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो सप्तऋषि प्लान इस बजट को जनरली बोला गया है, जिसमें कि हम फोकस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इस पे हम ध्यान देंगे। मतलब 7 पॉइंट उन्होंने बताया है सप्तऋषि प्लान के अंदर, जो हमारा पूरा बजट है। उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, रोजगार कैसे आएगा, रोजगार के लिए हम लोग कितना फोकस्ड हैं रोजगार के लिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये कहीं मेंशन नहीं है। और मुझे लगता है कि ये मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अभी एज अ कंट्री हम लोग इस समस्या से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो इंडिया में, जिसके ऊपर कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो ये दुखद है मेरे हिसाब से। तो हमने कोशिश की कि बजट जो है आसान भाषा में हम आपको कैसे समझा पाएँ, और हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि कुछ नई चीज़ें जो होती है उसको हम आसान भाषा में कैसे आपको समझा पाए। और अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रवजी लाइव रीजनल रवजी लाइव को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के वीडियो जो है आपको मिल। कोशिश की कि पूरा बजट जो है आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा बजट समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद उसका आंसर करूँगा। और इस तरीके की वीडियोस को अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।